नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं कल की कहानी का अगला भाग। कहानी के पिछले भाग में आप सब ने पढ़ा कि नई नवेली दुल्हन नेहा के सामने जब उसके जेठ राजीव के गलत संबंधों का खुलासा हुआ और घर में जेठानी ने बहुत बड़ा झगड़ा किया तो वह डर और सहम कर अपने मायके चली गई। कहानी अब आगे। नेहा के जेठ राजीव ने कविता को अपनी प्रेमिका नहीं बल्कि सहकर्मी और अच्छी दोस्त बताया। उन्होंने यह भी कहा कि कविता को लेकर सपना का शक बेबुनियाद है। यह सुनकर सपना का सिर चकरा गया और वह चीख कर बोली, तो क्या तुम्हारे मोबाइल फ़ोन में गंदे गंदे मैसेज आना, देर रात तक की जाने वाली घंटों तक बातें बेबुनियाद हैं? देवर जी तो अपनी किसी महिला मित्र से देर रात तक बातें नहीं करते। मेरे भैया के मोबाइल पर उनकी महिला मित्रों के गंदे मैसेज नहीं आते, तो फिर आपको क्यों आते? अगर आप लोग दोनों का रिश्ता इतना ही पवित्र है तो फिर छुपकर होटल में मिलने की क्या ज़रूरत है? सपना के इन सवालों के जवाब में राजीव बोला, मैं किसी भी औरत से हंस बोल लूँ, उसके साथ होटल में जाकर एक कप कॉफ़ी क्या पी लूँ, यह किलस जाती। मैं इंसान हूँ, मेरी भी भावनाएं हैं, मुझे भी अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने और मौज मस्ती करने का पूरा अधिकार है मुझे। मैं कोई कोलू का बैल नहीं हूँ जो हमेशा पत्नी की ज़रूरतें पूरी करने के लिए काम की भट्टी में पिसता रहूं। मैं बंदिशों में नहीं रह सकता। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी हर पल मुझे शक की निगाहों से देखे। इसने तो आत्महत्या करने का नाटक भर किया, लेकिन मैं किसी दिन इसकी शक करने की आदत से तंग आकर जरूर रेलगाड़ी के नीचे कट मरूंगा। राजीव ने भावनात्मक रूप से सभी के विचारों की दशा मोड़ने की कोशिश की। उन सब के बीच कहासुनी बहुत हुई। सपना ने राजीव पर बहुत से आरोप प्रत्यारोप लगाए। राजीव भी अपने बचाव में सफाई देने की भरपूर कोशिश करता रहा, मगर समस्या का कोई पुख्ता हल नहीं निकल सका। संजीव की नाराजगी के चलते नेहा ही उसे रोज फ़ोन करती। बातें करते हुए उसे अपने पति की आवाज़ में खिंचाव और तनाव साफ महसूस होता। नेहा अच्छी तरह से समझती थी कि उसका पति अकेला, हताश और उदास है। संजीव को नेहा के सहारे की इस समय सख्त ज़रूरत थी। वह इस कारण वापस ससुराल लौट भी जाती, पर राजेंद्र और नीरजा ने उसे ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी। वहाँ के संयुक्त परिवार में तुम कभी पनप नहीं पाओगी नेहा, राजेंद्र जी ने उसे समझाया। अपने भैया भाभी के झगड़ों व तुम्हारे यहाँ रहने से परेशान होकर संजीव जरूर अलग रहने का फैसला कर लेगा। तेरे पास पैसा अपनी गृहस्थी अलग बसा लेने के बाद ही जुड़ सकेगा और तभी तुम आराम से रह सकोगी। संयुक्त परिवार के झगड़ों के चलते तुम्हें कभी सुख चैन नसीब नहीं होगा। नीरजा ने भी अपनी आप बीती सुनाकर नेहा को समझाया कि इस वक्त उसका ससुराल में ना लौटना ही उसके भावी हित में है। एक रात फ़ोन पर बातें करते हुए संजीव ने कुछ उत्तेजित लहजे में नेहा से कहा, नेहा, कल सुबह 11 बजे तुम मुझे नेहरू पार्क के पास आकर मिलो। हम दोनों कविता से मिलने चलेंगे। हम उस औरत से मिलने जाएंगे। पर क्यों? नेहा चौंकी। देखो, राजीव भैया पर उससे अलग होने की बात का मुझे कोई खास असर नहीं दिख रहा। हम सभी भैया को समझा चुके हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह अपने संबंध कविता के साथ कभी समाप्त करेंगे। मेरी समझ से कल रविवार को तुम और मैं कविता की खबर लेकर आते। उसे डरा धमकाकर, समाज में बेइज्जती का डर दिखाकर, उसके पति को उसकी चरित्रहीनता की जानकारी देने का भय दिखाकर हम जरूर उसे भैया से दूर करने में सफल हो जाएंगे। संजीव की बातों से नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। नेहा ने अपनी स्थिति जाहिर करते हुए कहा, मेरे मुंह से तो वहाँ एक शब्द भी नहीं निकलेगा। उस स्थिति की कल्पना करके ही मेरी जान निकली जा रही। मैंने जिंदगी में कभी किसी से उच्च स्वर में बात भी नहीं की। झगड़ा करना तो बहुत दूर की बात है।
नेहा की आवाज़ में कंपन था। तुम बस मेरे साथ रहना, तुम्हें वहाँ कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं सब संभाल लूँगा। मुझे सचमुच लड़ना झगड़ना नहीं आता संजीव, मैं उस औरत से झगड़ा नहीं कर पाऊँगी। मैंने कभी इस तरह की परिस्थितियों का सामना नहीं किया, मुझे तो सोचकर भी डर लग रहा है। अगर वह औरत गुस्से में मुझसे हाथापाई करने लगी तो मैं क्या करूँगी? संजीव बोला, वह सब तुम मुझ पर छोड़ दो। किसी औरत से उलझने के समय पुरुष के साथ एक औरत का होना सही रहता है, हाथापाई की नौबत ही नहीं आएगी। ठीक है, मैं आऊँगी। नेहा का यह जवाब सुनकर संजीव खुश हुआ और पहली बार उसने अपनी पत्नी से कुछ देर अच्छे मूड में बातें की। बाद में जब नेहा ने अपने माता पिता को सारी बात बताई तो उन्होंने उसको इस झंझट में पड़ने का विरोध किया। कविता जैसी गिरे चरित्र वाली औरतों से उलझना ठीक नहीं बेटी, नीरजा ने उसे घबराए अंदाज में समझाया। उनके सगे संबंधी भले लोग नहीं होते संजीव, या तुम पर उसने कोई झूठा आरोप लगाकर पुलिस बुला ली तो क्या होगा? नेहा, तुम्हें संजीव के भैया भाभी की समस्या में फंसने की जरूरत ही क्या है? तुम्हारे संस्कार अलग तरह के हैं, देखो कैसे ठंडे पड़ गए हैं तुम्हारे हाथ, चेहरे का रंग उड़ गया है। तुम कल नहीं जाओगी। राजेंद्र जी ने सख्ती से अपना फैसला नेहा को सुना दिया। पापा, संजीव को मेरा न जाना बुरा लगेगा। नेहा रोआसी हो गई। उससे मैं कल सुबह बात कर लूँगा, लेकिन अपनी तबीयत खराब करके तुम किसी का भला करने की मूर्खता नहीं करोगी। नेहा रात भर तनाव की वजह से सो नहीं पाई। सुबह उसे 2 बार उल्टियाँ भी हो गई। ब्लड प्रेशर गिर जाने की वजह से चक्कर भी आने लगे। वह इस कदर निढाल हो गई कि 4 कदम चलना उसके लिए मुश्किल हो गया। वह तब चाह कर भी संजीव के साथ कविता से मिलने नहीं जा सकती थी। राजेंद्र जी ने सुबह फ़ोन करके नेहा की बिगड़ी तबीयत की जानकारी संजीव को दे दी। संजीव को उनके कहे पर विश्वास नहीं हुआ। वह समझ रहा था कि राजेंद्र जी बहाना बना रहे, वास्तव में वह नेहा को संजीव की मदद के लिए भेजना नहीं चाहते। उसने रूखे लहजे में उनसे इतना ही कहा, जरा सी समस्या का सामना करने पर जिस लड़की के हाथ पर फूल जाएं और जो मुकाबला करने के बजाय भाग खड़ी होना बेहतर समझे, मेरे विचार से उसकी शादी ही उसके माता पिता को नहीं करनी चाहिए। राजेंद्र जी कुछ तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करना जरूर चाहते थे, पर उन्हें शब्द नहीं मिले। वे कुछ और कह पाते उससे पहले ही संजीव ने फ़ोन काट दिया। उस दिन के बाद से संजीव और नेहा के संबंधों में भी दरार पड़ गई। फ़ोन पर भी दोनों अजनबियों की तरह ही बातें करते। संजीव ने फिर कई दिनों तक जब नेहा से लौट आने का जिक्र भी नहीं छेड़ा तो नेहा और उसके माता पिता बेचैन हो गए। हार कर नेहा ने ही इस विषय पर एक रात फ़ोन पर चर्चा छेड़ी तो संजीव ने कहा, नेहा, अभी भैया भाभी की समस्या हल नहीं हुई, तुम्हारे लौटने के अनुरूप माहौल अभी यहाँ तैयार नहीं। ऐसा रूखा सा जवाब देकर संजीव ने फ़ोन काट दिया। विवाहित बेटी का घर में बैठना किसी भी माता पिता के लिए चिंता का विषय ही बन ही जाता है। बीतते वक्त के साथ नीरजा और राजेंद्र जी की परेशानियां बढ़ने लगी। उन्हें इस बात की जानकारी देने वाला भी कोई नहीं था कि वास्तव में नेहा की ससुराल में माहौल किस तरह का चल रहा है। समय के साथ परिस्थितियां बदलती ही रही। सपना और राजीव की समस्या का भी अंत हो ही गया। इसमें संजीव ने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने एक दोस्त और उसकी पत्नी के साथ जाकर वह कविता से मिला, फिर उसके पति से टेलीफोन पर बात करके उसे भी कविता के प्रति भड़का दिया। संजीव की धमकियों व पति के आक्रोश से डरकर कविता ने नौकरी छोड़ दी। अब प्रेम का भूत उसके सिर से उतरा कि उसे राजीव की शक्ल देखना भी गवारा ना रहा। कुछ दिनों तक राजीव घर में मुंह फैलाए रहा, कविता को फिर से अपने चंगुल में फंसाने की जदोजहद में लगा रहा, परंतु सफल नहीं हुआ। फिर उसके स्वभाव में परिवर्तन आ ही गया। अपनी पत्नी के साथ रहकर ही उसे सुख शांति मिलेगी, यह बात उसे समझ में अंततः आ ही गई। सपना ने अपने देवर को दिल से धन्यवाद कहा। नेहा ने से चल रही अनबन की उसे जानकारी थी। उन दोनों को वापस जोड़ने की जिम्मेदारी उसने अपने कंधों पर ले ली। सपना के जोर देने पर राजीव शादी की वर्षगांठ मनाने के लिए खुश हो गया। सपना अपने पति के साथ जाकर नेहा और उसके माता पिता को भी पार्टी में आने का निमंत्रण दे आई। उस दिन काम बहुत होगा, मुझे तैयार करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी होगी नेहा। तुम जितनी जल्दी घर आओगी उतना ही अच्छा रहेगा।
भावुक लहजे में अपनी बात कहकर सपना ने नेहा को गले लगा लिया। नेहा ने अपनी जेठानी को आश्वासन दिया कि वह जल्दी ही ससुराल पहुंच जाएगी। उसी शाम उसने फ़ोन करके संजीव को वापस लौटने की अपनी इच्छा जताई। मैं नहीं आऊँगा तुम्हें लेने, जो तुम्हें लेकर गए थे उन्हीं के साथ वापस आ जाओ। संजीव का यह रूखा सा जवाब सुनकर नेहा के आंसू बहने लगे। राजेंद्र जी नीरजा व नेहा के साथ पार्टी के दिन संजीव के यहाँ पहुँचे। उनके बुरे व्यवहार के कारण संजीव व उसके माता पिता ने उनका स्वागत बड़े रूखे से अंदाज में किया। ससुराल के जाने पहचाने घर में नेहा ने स्वयं को दूर के मेहमान जैसा अनुभव किया। मुख्य मेजबानों में से एक होने के बजाय उसने अपने आप को सबसे कटा कटा सा महसूस किया। सपना ने नेहा को गले लगाकर जब कुछ समय जल्दी न आने की शिकायत की तो नेहा की आंखों में आंसू भर आए। मुझे माफ़ कर दो दीदी, सपना के गले लगकर नेहा ने रुंधे स्वर में कहा। मेरी मजबूरी को आपके अलावा कोई दूसरा शायद ना समझे। माता पिता की शय पर अपने पति के परिवार से मुसीबत के समय दूर भाग जाना मेरी बहुत बड़ी भूल थी। मुझे कायर के लिए आज किसी की नज़र में सम्मान और प्यार नहीं। अपने माता पिता पर मुझे गुस्सा है और अपने डरपोक व बचकाने व्यवहार के लिए बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही। तुम रोना बंद करो नेहा। सपना ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई। देखो, पहले के संयुक्त परिवार में पली लड़कियों का जीवन की विभिन्न समस्याओं से अक्सर परिचय हो जाता था। आजकल के माता पिता वैसी कठिन समस्याओं से अपने बच्चों को बचा कर रखते हैं। तुम अपनी अनुभवहीनता व डर के लिए न अपने माता पिता को दोष दो और न ही स्वयं को। मैं तुम्हें सबका प्यार व सम्मान दिलाऊंगी, यह मेरा वादा है। अब मुस्कुरा दो प्लीज़। सपना के अपनेपन को महसूस कर रोती हुई नेहा राहत भरे भाव से मुस्कुरा उठी। तब सपना ने इशारा कर संजीव को अपने पास बुलाया। उसने नेहा का हाथ संजीव को पकड़ाकर भावुक लहजे में कहा, देवर जी, मेरी देवरानी नेहा अपने माता पिता से मिले सुरक्षा कवच को तोड़कर आज सच्चे अर्थों में अपने पति के घर परिवार से जुड़ने को तैयार है। आज के दिन अपनी भाभी को उपहार के रूप में यह पक्का वादा नहीं दे सकते कि तुम दोनों आजीवन हर हाल में एक दूसरे का साथ निभाओगे। नेहा की आंखों से बह रहे आंसुओं को देखकर संजीव का सारा गुस्सा छूमंतर हो गया। मैं पक्का वादा करता हूँ भाभी। उसने झुककर जब नेहा का हाथ चूमा तो वह पहले नई दुल्हन की तरह शर्माई और फिर उसका चेहरा गुलाब के फूल सा खिल उठा। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, किस पात्र की भूमिका अच्छी रही और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी, लाइक शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें।